सुबह के 6 बज चुके थे, पर चंद्रकला अभी भी जगी हुई थी। उसे यही सोच सोच कर नींद नहीं आई कि कहीं नीति के अंदर सिर्फ काली शक्तियां ही तो नहीं है, या कहीं वो काली शक्ति ही तो नहीं है। कहीं वो एक काली शक्ति को ही पाल पोस कर बड़ा तो नहीं कर रही है, और बड़ी होते ही काले साए उसे अपने साथ ले जाएंगे। आखिर नीति किसकी बेटी है, कौन है, कहाँ से आई है? ऐसे ही हजारों सवाल चंद्रकला के जहन में चल रहे थे, पर किसी सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। सिर्फ टीले वाले बाबा ही थे जो इस वक्त चंद्रकला के इन सवालों के जवाब दे सकते थे, पर इस वक्त तो वो समाधि में गए हुए थे, तो चंद्रकला उनके पास भी नहीं जा सकती थी। पर तभी चंद्रकला की नजर अपने गले में पहनी हुई टीले वाले बाबा की दी हुई रुद्राक्ष की माला पर गई, और चंद्रकला को याद आया कि इस माला की एक खासियत ये है कि अगर इस माला का एक रुद्राक्ष निकाल कर किसी इंसान की हथेली पर रखा जाए और इस इंसान के अंदर सिर्फ बुरी शक्ति हुई तो ये रुद्राक्ष भस्म हो जाएगा, और अगर उस इंसान के अंदर अच्छी और बुरी शक्तियां दोनों बराबर हुई या अच्छी शक्तियां ज्यादा हुई तो ये रुद्राक्ष भस्म नहीं होगा। चंद्रकला के पास अब यही एक उपाय बचा था कि वो ये रुद्राक्ष नीति की हथेली पर रखे और देखे कि नीति के अंदर ज्यादा कौन सी शक्तियां हैं, अच्छी या बुरी। चंद्रकला ने अपने गले में से वो माला निकाली और उसमें से एक रुद्राक्ष निकाला, पर नीति के हथेली में रखने से पहले ही उसके हाथ कांपने लगे थे, ये सोचकर कि कहीं ये रुद्राक्ष भस्म हो गया तो। एक बार के लिए तो चंद्रकला के आड़े माँ की ममता आ गई और उसने अपना मन बदल लिया और खुद से कहा कि नहीं नहीं, मैं कोई रुद्राक्ष नीति की हथेली पर नहीं रखूंगी। मैं जानती हूँ नीति एक बहुत ही प्यारी बच्ची है जिसके अंदर सिर्फ अच्छी शक्तियाँ हैं। हाँ, होंगी कुछ बुरी शक्तियाँ पर ज्यादा अच्छी ही हैं, और नीति बड़ी होके एक अच्छी इंसान बनेगी। मुझे नीति पर पूरा भरोसा है। पर चंद्रकला अपने इस निर्णय पर ज्यादा देर टिक नहीं सकी। वो जानती थी कि उसे यह रुद्राक्ष नीति की हथेली पर रखकर देखना ही होगा, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं जी सकती थी। और उसने नीति की तरफ उस रुद्राक्ष को बढ़ाया और वो रुद्राक्ष नीति की हथेली पर रख दिया। पर कुछ देर हथेली पर रुद्राक्ष रखे रहने के बाद भी वो रुद्राक्ष भस्म नहीं हुआ, और ये देखकर चंद्रकला की आंखों में खुशी छलक गई और उसने राहत की सांस ली और हाथ जोड़कर माँ काली का धन्यवाद दिया। हे काली माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरी बच्ची के अंदर ज्यादा अच्छी शक्तियाँ हैं, ना कि बुरी शक्तियाँ। चंद्रकला ने राहत की सांस तो जरूर ली थी, पर फिर भी चंद्रकला ने ये तो ठान ही लिया था कि वो ये तो पता लगा कर ही रहेगी कि आखिर नीति है कौन और कहाँ से आई है और किसकी बेटी है। उधर यामिनी के गुस्से का भी कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि चंद्रकला ने उस किताब के बारे में कुछ भी बताने के लिए मना कर दिया था, और चंद्रकला के अलावा कोई नहीं जानता था कि वो किताब कहाँ है, और बिना उस किताब के यामिनी काली शक्तियाँ नहीं प्राप्त कर सकती थी। यामिनी अपने कमरे में इधर से उधर टहल रही थी और उसके चेहरे पर एक बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। तभी योगेंद्र यामिनी के कमरे में पहुंचा और यामिनी को इस तरह परेशान देखकर उससे पूछा, क्या हुआ यामिनी, इतना परेशान क्यों हो? पर यामिनी ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। तभी योगेंद्र को कुछ याद आया और उसने फिर एक सवाल किया, और कल पत्थरभुज बाबा के पास गई थी ना, कुछ उपाय बताया उन्होंने? यामिनी रुकी और योगेंद्र के पास आकर कहा, बताया तो है, पर वही उपाय तो नहीं कर पा रही हूँ ना भैया, तभी तो खुद पर इतना गुस्सा आ रहा है, और वो 2 टके की चंद्रकला मुझे तेवर दिखा रही थी। योगेंद्र ने यामिनी को शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ यामिनी और मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है, क्या उपाय बताया पत्थरभुज बाबा ने? तो यामिनी सब कुछ बताते हुए कहती है, भैया याद है उस रात जब हम लोग मालती और अंगुना से घिर चुके थे और हमारे पास कोई रास्ता नहीं था बाहर निकलने का, तो चंद्रकला ने एक किताब की मदद से हमें बचाया था। योगेंद्र ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ हाँ अच्छे से याद है। तो इस पर यामिनी ने कहा,
तो यही कि पत्थरभुज बाबा को वो किताब चाहिए और उस किताब में ही लिखा हुआ है कि जल्द से जल्द काली शक्तियाँ कैसे हासिल की जा सकती है। और वो किताब सिर्फ चंद्रकला जानती है कि कहाँ है, और चंद्रकला ने बताने से साफ मना कर दिया है। ये सुनकर योगेंद्र को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा, ऐसे कैसे मना कर दिया? बंदूक की नोक पर पूछते हैं, सब बताएगी। पर यामिनी ने सिर्फ गर्दन हिलाकर मना किया कि इससे कुछ नहीं होगा। तो योगेंद्र ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अरे ऐसे नहीं बताएगी तो उसकी बेटी के सर पर बंदूक रखेंगे, तब तो पक्का मुंह खोलेगी। यामिनी ने योगेंद्र को समझाते हुए कहा, नहीं भैया, आप समझ नहीं रहे हो, वो कोई सामान्य किताब नहीं है, कुछ तो बहुत खास है उस किताब में। चंद्रकला ने अपनी और नीति की जान के बदले भी उस किताब को देने से मना कर दिया है, अब तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा। तो योगेंद्र ने कुछ सोचते हुए कहा, तो एक काम करेंगे, जब भी चंद्रकला और नीति दोनों घर पर नहीं होंगे, मैं अपने कुछ आदमियों को भेज दूंगा और उसका पूरा घर छान मारेंगे, कहीं ना कहीं तो मिलेगी ही। यामिनी को ये उपाय कुछ ठीक लगा और उसने कहा, हाँ ये किया जा सकता है, पर मुझे शक है कि उसने इतनी जरूरी किताब उस झोपड़ी में तो नहीं रखी होगी, फिर भी आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए। तभी ये सब कहते कहते यामिनी को कुछ याद आया और उसने योगेंद्र से पूछा, भैया ये राघव कहाँ गायब हो गया? आया है तब से दिखाई नहीं दिया, कहीं आते ही अपनी अय्याशियों में तो नहीं लग गया? तो योगेंद्र ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं नहीं, घर पर ही है, कह रहा था कि कुछ बड़ा सोच रहा हूँ। ये सुनकर यामिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने योगेंद्र से कहा, वो कुछ बड़ा करेगा भी भैया, बस अपनी कमजोरी पर काबू रखे। योगेंद्र कुछ समझा नहीं तो उसने पूछा, कमजोरी? कैसे कमजोरी? इस पर यामिनी ने बताया कि उसकी बस दो ही कमजोरी है, एक लड़की और दूसरा नशा। आज तक राघव इन्हीं दो चीजों में बर्बाद हुआ है, अगर इन पर काबू पा लिया तो हमारे बहुत काम आएगा, वरना सब कुछ बर्बाद कर देगा और फिर मुझे ही उसे इस गांव से वापस बाहर निकालना पड़ेगा। और यामिनी एक गहरी सोच में डूब गई। उधर सुनीता के घर पर जोरों शोरों से गोद भराई की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, पर एक बात ने उस खुशी के माहौल में विघ्न डाल दिया था। सुनीता ने चंद्रकला से झूठ कहा था कि उसने घर पर सबसे बात कर ली है, पर उसने अभी तक कोई बात नहीं की थी और जब बात की तो घर में जैसे भूचाल आ गया था। सुनीता की सास सुनीता पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उसने सुनीता पर चिल्लाते हुए कहा, बहू तुम पागल हो गई हो, गोद भराई की रस्म में एक रुदाली को बुलाना चाहती हो? कितना बड़ा अपशगुन होगा तुम जानती भी हो। जवाब देते हुए सुनीता ने कहा कि हाँ माँ, मैं जानती हूँ और मैं ये नहीं कह रही कि वो गोद भराई की रस्म का हिस्सा बने, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि वो आए, बाहर वाले कमरे में बैठे खाना खाए और वहीं से वापस चली जाए। इस पर सुनीता के ससुर राधे श्याम जी ने उसे समझाते हुए कहा, पर बेटा गोद भराई के दिन एक रुदाली का चेहरा देखना बहुत बुरा माना जाता है। इस पर सुनीता ने कहा कि हाँ, तो मैं कहाँ उसका चेहरा देख पाऊंगी, मैं तो अंदर रहूंगी और वो बाहर। और पिताजी, जब भी हम पर संकट आता है तब तो हम सीधा चंद्रकला के पास ही जाते हैं, और जब खुशी का माहौल हो तो उसे भूल जाए, ये तो गलत बात है ना जी। इससे पहले कि राधे श्याम जी कुछ कह पाते, सुनीता की सास बीच में ही बोल पड़ी, संकट? ये मत भूलो कि हवेली में जो संकट आया था वो चंद्रकला की वजह से ही आया था। इस पर सुनीता ने अपनी सास की बात से सहमत होते हुए कहा, हाँ मानती हूँ आया होगा, पर ये भी तो सच है ना कि इससे पहले 100 संकट से बाहर निकाला भी हमें चंद्रकला ने ही है, तो क्या इस एक के आगे उन 100 को भूल जाए? सुनीता के सास ससुर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बस एक दूसरे को देखा। सुनीता ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, और चलो इन सबको छोड़ देते हैं, चंद्रकला ने हमारा बच्चा हो जाए, इसके लिए भी तो कितने अनुष्ठान किए हैं ना, क्या पता चंद्रकला की उन प्रार्थनाओं का ही नतीजा हो ये बच्चा। और अगर ऐसा हुआ और चंद्रकला को हमने नहीं बुलाया तो सोचो कितना नाराज होंगे हमसे भगवान। ये तर्क देकर सुनीता ने सबकी बोलती बंद कर दी थी और अब तक चुप खड़े सुनीता के पति सुरेश ने कहा,
हाँ माँ, और वैसे भी हमारे में गोद भराई के दिन एक माँ की बात को टाला नहीं जाता, तो मुझे भी लगता है कि हमें सुनीता की बात मान लेनी चाहिए और चंद्रकला को बुला लेना चाहिए। और आखिरकार सुनीता के सास ससुर ने भी हामी भरते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं भिजवा दूंगी सुबह बुलावा। और ये सुनकर सुनीता खुशी से झूम उठी और सब लोग अपने अपने काम में लग गए। और इन सब से दूर अंगुना की दुनिया में मालती और कटीली अब अंगुना के सामने खड़ी हुई थी। सिर्फ अपने अहंकार के लिए मालती ने कपास काय विद्या का इस्तेमाल कर लिया था और इस बात से अंगुना बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई थी। उसने गुस्से में मालती से कहा, मालती, सिर्फ एक बच्चे की जान लेने के लिए तुमने कपास काय विद्या का इस्तेमाल कर लिया? इतनी बड़ी मूर्ख कैसे हो सकती हो तुम? मालती ने अपनी सफाई देते हुए कहा, वो कोई साधारण बच्ची नहीं है, वो चंद्रकला की बेटी है और उसे मारने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अंगुना को मालती की बातों पर हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। उसने मालती को एहसास दिलाते हुए कहा, लेकिन क्या तुम जानती हो इस मूर्खता के चलते तुमने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया है? उस कपास काय विद्या से तुम चाहती तो पूरे मायापुर को एक साथ भस्म कर सकती थी, लेकिन तुमने इतनी बड़ी विद्या को ऐसे ही व्यर्थ कर दिया। अब मालती को भी अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। अंगुना ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, और साथ ही साथ ना जाने अपनी कितनी ऊर्जा भी व्यर्थ कर दी। अब वापस उतनी ही शक्तियां पाने के लिए ना जाने कितने सालों तक काली क्रियाएं करनी पड़ेंगी, तब जाकर वापस उतनी ही शक्तियां पा सकोगी तुम। इसीलिए कह रही थी कि तुम्हें शक्तियां मिली जरूर है, पर उन शक्तियों का इस्तेमाल करना तुम्हें नहीं आता है। और अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दो, मैं तुम्हारे सारे दुश्मनों का नाश कर दूंगी। पर नहीं, तुम्हें तो अपने अहंकार और गुस्से की आग में जलना है, तो चलो। अंगुना की ये सब बातें सुनने के बाद मालती को अब अंगुना पर गुस्सा आने लगा था। उसने अंगुना से कहा, देखो अंगुना, तुमने मुझे जितेंद्र से मिलवाया है, हमारे लिए माधव को मारा है, इसीलिए मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो। मैं मालती हूँ, मालती। मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। मुझे तुम्हारी किसी मदद की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मानती हूँ हुई है मुझसे गलती, खोई है मैंने अपनी शक्तियाँ, लेकिन उन शक्तियों को वापस पाने का भी समय आ गया है। अंगुना को मालती से ऐसे जवाब की जरा भी उम्मीद नहीं थी। उसका पासा वापस पलट गया था और ना ही उसे कुछ समझ आ रहा था कि मालती किस बारे में बात कर रही है। उसने मालती से पूछा, कैसा समय मालती? इतना सुनते ही मालती जोर जोर से हंसने लगी। मालती हंसी जा रही थी और अंगुना और कटीली एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मालती की हंसी देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसे अपनी इतनी बड़ी गलती का कोई पछतावा है या उसे कुछ फर्क भी पड़ा है। अंगुना ने फिर से पूछा, कैसा समय मालती? मालती ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तुम इतनी जल्दी भूल गई अंगुना कि कल एकादशी है, मेरे पहले शिकार का दिन। और ये तो तुम जानती हो कि अगर मैंने ऐसे 8 शिकार कर लिए और 8 गर्भ के अंदर के बच्चों का खून पी लिया तो मेरी शक्तियाँ कितनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। कल जितनी खोई है उससे कई गुना ज्यादा। इस कपास काय विद्या और इन सब में अंगुना इतना ज्यादा उलझ गई थी कि वो सच में भूल गई थी कि कल एकादशी है। मालती ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, और वैसे भी मेरा कोई खास मकसद भी नहीं था उस नीति को मारने का। मैं तो बस चाहती थी कि अगर नीति मर जाएगी तो वो चंद्रकला उस सुनीता की गोद भराई में नहीं जा पाएगी। पर उस चंद्रकला ने अपनी बेटी नीति को तो बचा लिया, पर कल सुनीता और उसके बच्चे को मेरे हाथों से नहीं बचा पाएगी। इस पर अंगुना ने मालती को चेतावनी देते हुए कहा, पर ये सब काली शक्तियों के सिद्धांतों के खिलाफ है मालती। मालती ने हंसते हुए जवाब दिया, सिद्धांत सिर्फ अच्छे लोगों के लिए होते हैं अंगुना। इस पर अंगुना ने कहा, नहीं, सिद्धांत काली शक्तियों के भी होते हैं और उन काली शक्तियों के सिद्धांतों के विरुद्ध जाने का परिणाम
बहुत भयावह होता है मालती। पर मालती ने अंगुना की कोई बात नहीं सुनी। जो उसने तय किया था वो उससे पीछे नहीं हटने वाली थी। उसने अंगुना से कहा, मैं किसी परिणाम से नहीं डरती हूँ अंगुना, और वैसे भी काले सायों के पास सिद्धांत नहीं शक्तियाँ होनी चाहिए, फिर सारे सिद्धांत उनके सामने झुक जाते हैं। और ये कहते हुए मालती वहां से चली जाती है और चिंता की लकीरें अंगुना के माथे पर साफ नजर आ रही थी। आखिर क्या होगी मालती की चाल सुनीता और उसके बच्चे को मारने के लिए, या चंद्रकला ये नहीं होने देगी? और अब क्या तरीका अपनाएगी यामिनी वो किताब हासिल करने के लिए?